बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसी से प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना ये काम कर रहे हैं। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलने की जिनको आदत होती है वही दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। हमारे राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसी से प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? जिस जगह सद्भाव का प्रतीक है उस जगह यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं शांति के साथ सभी रहना है और हमारे जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको सफल करने के लिए सभी को मदद करना चाहिए, सहकार करना चाहिए और डराने की कोशिश कोई नहीं करना चाहिए। 15 राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जाएगी, सबके साथ चर्चा करेगी और राहुल जी हमेशा इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है और ये आदमी इतना ही नहीं,
हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। भाइयों, ये सोच है कि आज इस देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है हर स्टेट में। हमारा देश तो विविधता में एकता की जगह एक देश, एक देश, एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव, एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी। और उनका चेला ये है, अगर आप क्या चाहते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना, संविधान को हम जिंदा रखना चाहिए ना। जब हमको जिंदा रखना है, हमको लड़ना होगा। सिर्फ अब जो हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, अरे खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप अपने आप को ये नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाते गए तो इस देश में टॉलरेंस कहाँ है? अरे हमारा देश का संविधान ये कहता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड टॉलरेंस। जब ये चीज है, यहां तो टॉलरेंस ही नहीं है। हमारे लोग सीधा शांति के साथ प्रोसेशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, डैम बनाए, और आज तो ये आसाम ये राइस बॉल बन गया है। और इसीलिए आज खुशहाली के तरफ आसाम आज चल रहा है। क्या ये सब मोदी के जमाने में हुए? बड़े डैम मोदी के जमाने में हुए? आईटी, एम्स, आईआईएम, पब्लिक सेक्टर, ये क्या मोदी के जमाने में हुए? ये सब कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया। और इसीलिए तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नेहरू जी कहते थे, आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी, उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का, उसीलिए वो कहते थे आजादी के बाद हमने तीर्थ यात्रा निकाली, इसीलिए निकाली पब्लिक सेक्टर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये काम हमने किया। इनकी तीर्थ यात्रा क्या हो रही है? मोदी जी सब छोड़ के, अरे आपको हुकूमत करने के लिए दिल्ली में बिठाए हैं, गरीबों का जो दुख दर्द समझने के लिए आपको वहां बिठाए, लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। घर में पूजा नहीं कर सकते क्या? रोज ऐसा ही फिरते रहते हो? कभी तमिलनाडु, हाँ मैं समझ गया, मेरे को कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है, ठीक है, इधर बहुत ठंडी है, तो ठंडी में वो जाना नहीं चाहते, उसीलिए उधर दक्षिण में फिरते फिरते फिरते
कल वो यहाँ रात में आएंगे, वो राम की दर्शन लेकर राम मंदिर में घुसेंगे। तो मुझे रामदेव मिले थे, कौन हमारे एयरपोर्ट पे अपने योगी बाबा रामदेव, हाँ बाबा रामदेव मिले थे। मैं पूछा रामदेव जी आप तो खुश होंगे, बोला क्यों? बोले नहीं, आपने तो योगा के क्लास लेकर उनको सब ट्रेनिंग देकर हर एक कैंप में 50,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 तक लोगों को जमा करके मोदी का गुणगान गाए। लेकिन आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग इनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर है, बड़े लोग बाहर है, सारे लोग अंदर। कौन है? सिर्फ वो अकेले हैं। तो ये जो है मोदी ये चाहते हैं कि वो अकेली हुकूमत भी करे, वो अकेली ही पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। और आगे ये निशानी कह की है तो मैं ये करूंगा, कहूंगा ये तो हिटलर की निशानी है। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो फिर दूसरों से क्यों वोट मांगते हो, दूसरों को क्यों डराते हो? तो भाइयों, ये मोदी जी जो कर रहे हैं और उनके चेले जो कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और संविधान के लिए ठीक नहीं। नेहरू जी आसाम नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए उन्होंने यहाँ पर राज्य का स्टेटस दिया, चाहे वो नागालैंड हो। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने छोटे छोटे राज्य बनाए, वो सब कांग्रेस के जमाने में बने। क्या मोदी जी और हेमंत के जमाने में बने? हाँ नहीं। तो ये सब बना के हम दिए और वो बोलते हैं कि बीजेपी बहुत काम करी। अरे भैया, हम जुम्मा आप 3 साल हो गए क्या? 3-4 साल हो गए और हमारे पास से निकल के वहां सीधा गए और चीफ मिनिस्टर बनते ही कांग्रेस को गालियां देने शुरू कर। अरे जहां पैदा हो गए हो, जिस माँ की दूध पिए है कांग्रेस की, उस माँ को आप ठुकरा देते हो, गालियां देते हो। हम डरने वाले नहीं हैं। तो इसलिए उनको ये कहना चाहिए, ज्यादा अगर बात करे तो लोग उनको जहां भेजना है वहीं भेजेंगे, वो फिर रास्ते पे आएंगे। आज क्या हुआ कि हेमंत जी के ऊपर इतने केस है। सब परसों तो उनके भ्रष्टाचार के बारे में राहुल गांधी जी बताए और मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास लंबी लिस्ट है। अगर ये बताते जाऊंगा तो भाषण इसी में चले जाएंगे। तो इसीलिए इतने चार्जेस उनके ऊपर, बहुत से केसेस उनके ऊपर, ये रहते हुए भी उन्होंने, मोदी जी ने, शाह ने अपने तरफ लिया और जितने एलिगेशन उनके ऊपर थे वो सब बंद हो गए। अरे जो आदमी करप्ट था आप बोलते थे, उसके खिलाफ भाषण करते थे, लेकिन उसी को आप जब गोद में उठा लिए वो क्लीन हो गया। वॉशिंग मशीन में डाले, जिसको कलंक था वो कलंकित था, उस कलंकित आदमी को वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसको क्लीन हो गया, उनके पास जाके अच्छा हो गया। अब जब तक हमारे पास था उसको गालियां देते रहे। तो ये है बीजेपी की नीति और ये है हेमंत की नीति। इसीलिए आपको होशियार रहना चाहिए।
आप लोग इतनी आज ये चली है हवा कि हर जगह भगवान के नाम पे लूट रहे हैं। राम नाम जपना पराय माल अपना। यह है क्या देश में कोई आज तक राम भक्त नहीं थे? क्या कोई देवल नहीं बंधे? मैं खुद ही बहुत बड़ा एक बुद्ध का मंदिर बना। क्यों? अगर आप ही बोलते हैं बुद्ध भी क्या है? विष्णु का 9वां अवतार। अरे भाई, इतने अवतार है, उसमें से सभी अवतारों को आप करो। राम जी का भी करो। हमारे लोग तो राम भक्त है हमारे पास भी, क्योंकि आस्था है। हर एक की आस्था अलग अलग हो सकती है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई बुद्ध हो सकता है, कोई इस्लाम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, तो कोई हिंदू हो सकता है। तो ये तो हमारे देश में विविधता में एकता है। हमारे देश विविधता में एकता है, लेकिन एकता को तोड़ने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। हम एक बनाते हैं, हम पूर्व बनाते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अगर किसी ने पहला पुल बनाया, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और बड़ी पुल जो बन गई, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी कांग्रेस ने बनाई। इतने पुल बनाए और ये सब लिंक आसाम से हो गए। लेकिन अब सिर्फ लोग लूटने के लिए अपने काम कर रहे हैं। कंपनी भी उनकी, स्टील भी उनका, सीमेंट कहाँ से है मुझे मालूम नहीं, सैंड भी उनका, सब करके वो लोग आज ये काम कर रहे हैं। भाइयों, आज जो हमारी यात्रा है मणिपुर से शुरू हो गई है, इम्फाल से शुरू हो गई। ये यात्रा नहीं, मैं कहूंगा एक तपस्या है। ये यात्रा नहीं, तपस्या है। इतना मुझे बताओ, कौन नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? कौन नेता आज मणिपुर से मुंबई तक जा रहा है? कोई नहीं। कोई समंदर में डुबकी लेता है, कोई तालाब में डूबता है, फिर उठता है। ऐसे लोगों को ही आप देखे हैं। अंदर अच्छी बनीन रहती है, ऊपर शर्ट पतला रहे तो भी ठंडी नहीं लगना। मैं देख रहा था, डुबकी एक बार मारे उठे। अरे इससे क्या भाई? देश की हालत देखो, एम्प्लॉयमेंट देखो, इन्फ्लेशन देखो, किसानों की हालत क्या है देखो, गरीबों की हालत क्या है देखो, दलितों की हालत क्या है देखो, ट्राइबल की हालत क्या है देखो, छोटे मोटे व्यापारियों की हालत क्या है वो देखो। वो सब छोड़ के कहीं ऐसा बढ़ते हैं, कहीं ऐसा बढ़ते हैं। अरे ये तो छोड़ो ना साधु संतों को, वो करते हैं अपना काम। हम जाके साधु संतों को नमन करेंगे, देवल में जाके नमन करेंगे। लेकिन आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप बीच में, आप कौन होते हो बीच में आने वाले? और मंदिर में आप अकेले रहेंगे, हम सब बाहर रहेंगे। हमारे को भी दावत आई थी। अब मैं हमको सब बाहर रख के तुम गर्भगुड़ी में अगर मंदिर में अगर जाके अकेले आज सबके साथ अगर पूजा करते बैठे तो क्या ये एक व्यक्ति सारे भगवान को कब्जा कर लिया, सारे को मॉर्गेज कर लिया है? अरे छोड़ो, हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जाता, कन्याकुमारी से लेकर अमरनाथ तक जाता है, आसाम से लेकर बंबई तक जाता है, गुजरात तक जाता है, सोमनाथ तक। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो इसलिए एक शायरी मैं आपको सुनाऊंगा, आप गौर से सुनिए। राहुल जी का ये यात्रा और तपस्या कैसा है। जो
तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलने की जिनको आदत होती है वही दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। और राहुल जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है और बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की अलग है। इसीलिए अगर हमारे विचारधारा को लेकर लड़ना चाहते हैं और बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी को अगर खत्म करना चाहते हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमारे साथ आओ, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा देश है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं न कहते हुए चंद बातें और कहूंगा। एक, जो देश में हजारों करोड़ों जो रुपए लूट के विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो लोग फिर भी उनको पकड़ा नहीं जाता और यहाँ छोटे मोटे लोगों को पकड़ते हैं और डराते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, किसी एक घटना से डरने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं, राहुल जी आपके साथ है, सोनिया जी आपके साथ है और सभी इस मंच पे बैठे हुए लोग आपके साथ है। इसीलिए राहुल जी ने एक स्लोगन दिया था। क्या दिया था? अरे क्या भाई, वो भी डरो मत। ये डरो मत की जो उन्होंने घोषणा की थी वही मैं आज रिपीट कर रहा हूं। आसाम के मेरे भाइयों और बहनों, बंधुओं, डरो मत। हम सब एक होकर लड़ेंगे, इस बीजेपी के सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इतना कहते हुए मैं आखिरी एक बात आपसे कहूंगा। दलितों के लिए हेमंत जी ने क्या कहा था? हेमंत जी ने कहा था, मेरे को संस्कृत उतनी अच्छी नहीं आती, चुप थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, लेकिन हेमंत विश्वास शर्मा एक ट्वीट किए थे। क्या ट्वीट किए थे कि भाई ये इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, संस्कृत का उतना अच्छा उच्चार नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग एंड कॉमर्स are the natural works for those with the qualities of Vaishyas. Serving through work is the natural duty for those with the qualities of Shudras. यानी दलित समाज, शूद्र समाज हमेशा हेमंत की सेवा करना, क्योंकि वो ब्राह्मण में आते हैं, और वैश्य की सेवा करना और क्षत्रिय की सेवा करना ये दलितों का काम है। उन्होंने ही कहा, ये मेरे पास उनका कोट है कि यही था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्मातक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम। यानी ये उन्होंने संस्कृत में करके लोगों को बेवकूफ बनाया। अरे हम सुपीरियर है, हेमंत मैं सुपीरियर हूं बोल रहा है, और दलित का काम उनके पास काम करने का, उनके नीचे काम करने का। क्या दलित ये चाहते हैं? अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप स्वतंत्रता से रहना चाहते हो, अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो, नेहरू जी के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तुम कांग्रेस का साथ दो, कैसा भी वक्त आने दो। और ये दलित के खिलाफ सीएम जो है
पहला काम तुम्हारा होता है इसको गद्दी से हटाना। ये काम आप करके दिखाइए। नमस्कार, सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।